हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में शिक्षा व शिक्षा के प्रमुख केंद्र से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। ये आर्य कॉम्पिटिशन बुक के अकॉर्डिंग जो है सारे फैक्ट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आगे है बालक की सुनियोजित शिक्षा का आरंभ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात होता था। तो एक उपनयन संस्कार होता था और उसके बाद जो है विद्यारंभ हो जाती थी। उपनिषदों में गुरुकुल के पास के स्थान पर आचार्य कुल का प्रयोग हुआ है। तो गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल का यूज हुआ है हमारे उपनिषदों में। आगे है कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर किन्होंने शिक्षा प्राप्त की? कृष्ण और बलराम ने। आगे है प्राचीन भारत के पाठ्यक्रम में 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 14 विधाएं हैं और 18 शिल्प हैं एवं 64 जो हैं वो कलाएं यहाँ पर शामिल की गई हैं। आगे देखते हैं आचार्य या गुरु के प्रकार की बात करें। आचार्य या गुरु के प्रकार। तो कुछ आचार्य निःशुल्क पढ़ाते थे और उपाध्याय उनको कहते थे जो जीविकोपार्जन के लिए सशुल्क पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते थे और शुल्क लेते थे, उनको उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य जो निःशुल्क पढ़ाते थे। प्रवक्ता होते थे, श्रोत्रिय होते थे। क्या होते थे? श्रोत्रिय होते थे। गुरु होते थे और ऋत्विक होते थे। 7वां है चरक होते थे। यायावर व भ्रमणशील अध्यापक को क्या बोलेंगे? चरक कहेंगे हम। यायावर या भ्रमणशील अध्यापक को चरक कहेंगे। आगे देखते हैं। अब ये जो चरक हैं ये घूम फिर कर शिष्यों का चुनाव व ज्ञान प्रसार करते थे। उपनिषद काल में उद्दालक अरुणी ऐसे ही चरक आचार्य हुआ करते थे। आगे गुरुकुल में निवास करने वाले छात्रों का अंतेवासी कहा जाता था। जो गुरुकुल में रहकर पढ़ाई अध्ययन करते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था। नैष्ठिक मतलब ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत छात्र रहते थे उन्हें ब्रह्मव्रतधारी भी कहा जाता था। उपकुवर्ग उपकुवर्ण जो है नैष्ठिक जो है ब्रह्मचारी होते थे जो जीवन पर्यंत छात्र रहते थे, मतलब आजीवन ही छात्र रहते थे, उन्हें ब्रह्मव्रतधारी भी कहा जाता था। उपकुवर्ण जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते थे उसको उपकुर्वाण कहा जाता था। तीर्थकाक जो है एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले तीर्थकाक होते थे। तो यहाँ पर जो है जैसे स्टूडेंट एक आचार्य मतलब हमने देखा था जो निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो अगर उनका अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो एक का छोड़ के दूसरे, तो उनको ऐसे छात्र को तीर्थकाक कहा जाता था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ये 2 प्रकार की होती थी, सधु वधु और जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, और ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर ज्ञान अर्जन में लगी रहती थी। आगे देखते हैं। अब हिंदू शिक्षा के केंद्र कौन-कौन से? तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर नाम आता है वो है तक्षशिला का। तो तक्षशिला जो है इसकी स्थापना भरत ने की थी। तक्षशिला की स्थापना भरत ने की थी। वह प्रशासन तक्ष को सौंप दिया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत ने की थी और प्रशासन जो है तक्ष को सौंप दिया था। यहाँ से प्रसिद्ध वैद्य जीवक हुए हैं, कौटिल्य हुए हैं। तो जीवक आप सबको पता होगा कि जीवक ने क्या किया था? जो मगध राज में थे बिंबिसार, उसके समय के थे ये जीवक, और ये भेजे जाते थे और उन्होंने जो है मतलब दूसरे
उसमें भेजे थे और पांडुरंग करके रोग था, उन्होंने इसको ठीक किया था जीवक ने। कौटिल्य जो चाणक्य हैं, चाणक्य सबको पता होगा मौर्य साम्राज्य में थे और स्वयं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी यहाँ से पढ़े हैं। कौशल नरेश प्रसेनजित का नाम आता है और व्याकरण विद पाणिनि, पाणिनि भी यहीं से जो है अध्ययन प्राप्त किए हैं। पतंजलि ने भी शिक्षा प्राप्त की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन्होंने तक्षशिला से जो है शिक्षा ग्रहण की है। तक्षशिला को भारत का द्वार कहा जाता था। तक्षशिला को भारत का द्वार कहा गया है। ये सिंधु व झेलम नदियों के बीच स्थित है। यह केवल द्विज वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा होती थी। दूसरा देखते हैं, काशी था। काशी उपनिषद काल से ही काशी शिक्षा का केंद्र था और प्रतिष्ठित हो चुका था। कश्मीर भी शिक्षा के लिए था। शैव धर्म बौद्ध धर्म का प्रधान ये केंद्र बन गया था। कश्मीर प्रसिद्ध विद्वान रत्नाकर हरि विजय का लेखक है। वो भी यहीं के थे। शिव स्वामी भी यहीं पर अध्ययन किए हैं, जिसने शिवांक के लेखक जो है वो भी यहीं से अध्ययन किए हैं। कश्मीर से क्षेमेंद्र का उसका पुत्र सोमेंद्र, इन्होंने भी यहीं से अध्ययन किया है। कल्हड़ हो गया, मखक हो गया और श्रीहर्ष, ये सारे के सारे जो है कश्मीर के ही निवासी थे। धारा देख लेते हैं। धारा परमाणु की राजधानी। धारा पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का प्राचीन केंद्र बन गया था। धनंजय, पद्म गुप्त व धनिक भी धारा में निवास करते थे। भोज परमार ने भोज विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और कन्नौज देखते हैं, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा। अनहल पाटन ये पूर्व मध्यकाल में गुजरात के चौलुक्य वंश की राजधानी थी और हिंदू एवं जैन दर्शन व शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर सोम प्रभाचार्य, हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, जय सिंह, यशराज, वत्सराज, सोलह एवं मेरुतुंग जैसे विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया था। कांची की बात करें तो कांची जो है दक्षिण भारत में पल्लव शासकों की राजधानी व शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। महाकवि दंडी, शूद्रक व भारवी ने कांची में ही अपने ग्रंथों की रचना की थी। वत्सायन व बौद्ध तर्क शास्त्र के जन्मदाता दिग्ननाग ने कांची विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो वात्सायन हो गए और दिग्नाग, इन्होंने कांची विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कदम वंशी राजकुमार मयूर शर्मन ने भी कांची में शिक्षा प्राप्त की थी। अब आगे आते हैं मिथिला। मिथिला जो है उपनिषद काल में शिक्षा का केंद्र था। मिथिला में गणेश ने नव्य न्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना की थी। घटिका की बात करें तो पल्लव काल में विद्यालयों को घटिका कहते हैं। बिहार में ओदंतपुरी, बिहार शरीफ तथा बंगाल में जगदल्ला रामपाल ने स्थापना की और सोमपुरी भी विश्वविद्यालय, प्रमुख विश्वविद्यालय था सोमपुरी। आगे है शिक्षा केंद्र को दी गई भूमि को सल भोगम कहा जाता है। संघ को दी गई भूमि को पाली चंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं तो यहाँ कुछ भूमियां दिए जाती थी जिसको समभोगम शिक्षा केंद्र को दी गई और संघ को दी गई, वो पाली चंद्र कही जाती थी। अब ये तो हो गई कॉमन कि यहाँ पर कोई भी जा सकता है और पढ़ सकता है। कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर निर्धारित नहीं थे, सभी विषयों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन इसी काल में कुछ ऐसे केंद्र थे जहाँ पर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में राजगिरी के वर्तमान बड़ा गांव जो है प्राचीन नालंदा है। नालंदा के खंडहरों की खोज कनिंगम ने की थी। नालंदा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सरिपुत्र की जन्मभूमि थी। नालंदा 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त ने यहाँ बौद्ध संघ को क्या किया था, दान में दे दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे, जो उसका खर्च और सारा जो है
उम, खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं वो ये 200 गाँव ही उसमें पूरा कर देती थी। नालंदा में रत्न सागर, रत्नोदधि व रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक भव्य पुस्तकालय था। नालंदा महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। हेन-सांग के अनुसार नालंदा का संस्थापक शक्रादित्य यानी कुमारगुप्त प्रथम था। हेन-सांग के समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। वे समतट या बंगाल के निवासी थे। तो ही हेंग-सांग के समय शीलभद्र क्या थे? यहाँ के कुलपति थे। तो ये वाला क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया, टीजीटी, पीजीटी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं धर्मपाल जो है शीलभद्र के गुरु व पूर्व कुलपति थे। हुएन-सांग और शीलभद्र को सत्य एवं धर्म का भंडार कहा गया एवं शीलभद्र की मृत्यु पर हेंग-सांग ने कहा कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया। तो हिंग-सांग कहता है शीलभद्र जब उनकी मृत्यु हो जाती कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया, संसार सागर में से पार उतारने वाला नौका जाती रही। आगे देखते हैं हुएन-सांग ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। हेंग-सांग के समय नालंदा में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा 1510 शिक्षक थे। हेंग-सांग ने यहाँ योग शास्त्र का अध्ययन किया। हुएन-सांग के चीन लौट जाने के बाद प्रज्ञादेव नामक भिक्षु ने यहाँ से उनके लिए वस्त्रों का एक जोड़ा भेजा था। तो यहाँ पर प्रज्ञादेव जो है भिक्षु ने जब हेंग-सांग वापस लौट रहा था अपने देश तो वहाँ पर एक जो है वस्त्र भेंट किए थे किसने? प्रज्ञादेव ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं नालंदा के प्रसिद्ध शिक्षकों में आर्यदेव और दिग्ननाथ दक्षिण भारत के, धर्मपाल कांची के और गुणमती और स्थिरमती वल्लभी के निवासी थे। इत्सिंग के समय नालंदा के कुलपति राहुल मित्र थे। तो इत्सिंग के समय जो है नालंदा के कुलपति राहुल मित्र थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो है वो वाला क्वेश्चन तो सबको याद हो गया होगा। इत्सिंग के समय कुलपति कौन थे? तो राहुल मित्र थे। आगे देखते हैं नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। हर्षवर्धन ने पीतल का संघाराम निर्मित करवाया। पाल शासक धर्मपाल ने भी नालंदा का पुनरुद्धार करवाया। प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, चंद्रपाल आदि अन्य विद्वान थे। जावा व सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया और व उसके निर्वाह के लिए पाल शासक देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाए। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सर्वप्रथम नालंदा के विद्वान चंद्रगोविंद व बाद में शांत रक्षित तिब्बत गए। तो चंद्रगोविंद और शांत रक्षित कहाँ गए? तिब्बत गए। शांत रक्षित को नालंदा में शिक्षित कश्मीरी भिक्षु पद्म संभव ने सहायता दी थी। आगे देखते हैं नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। महायान यहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती थी बौद्धों की। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। तो 1203 में इनकी कहानी अचानक से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने भागलपुर के पास अंतीचक गांव में की थी। विक्रमशिला को कोशी और गंगा के संगम पर स्थित था विक्रमशिला और इसीलिए इसको शिला संगम भी कहा जाता था। शिला संगम भी कहा जाता था। यहाँ 6 महाविद्यालय व प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक हुआ करते थे। महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान अतीशा 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला में शिक्षा व अध्यापन कार्य किया व कुलपति रहे। कौन? दीपंकर श्री ज्ञान अतीशा। वे गौड़ यानी बंगाल में रहने वाले थे। दीपंकर श्री ज्ञान अतीशा बंगाल के रहने वाले थे, गौड़ थे। कालांतर में वे तिब्बत नरेश चुनबुक के नियंत्रण पर तिब्बत गए। उस समय कुलपति जो है शाक्य श्रीभद्र थे। तो उस समय जो है विक्रमशिला
विक्रमशिला के कुलपति शाक्य शीलभद्र थे। आगे देखते हैं, विक्रमशिला के पश्चिमी द्वार पर द्वार पंडित बगीश्वर कीर्ति था। तो पश्चिमी द्वार पर द्वार पंडित बगीश्वर कीर्ति था। विक्रमशिला में स्नातकों को पंडित कहा जाता था, मतलब जैसे आज के टाइम में स्नातक, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, तो इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो बोलते हैं हमने स्नातक कर लिया। तो उस समय जो है स्नातक को पंडित कहते थे। तो आज के टाइम अगर ये यूज कर सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। स्नातकों को पंडित कहते थे। तर्कालंकार एवं तर्क चक्रवर्ती की उपाधियां दी जाती थी। यहाँ 6 द्वार पंडितों की समितियां द्वार प्रवेश दिया जाता था। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसे दुर्ग समझकर जला दिया और 7वीं शताब्दी के मध्य तिब्बत के राजा गेम्पे ने अपने एक मंत्री थानमी को नालंदा में अध्ययन के लिए भेजा और नालंदा में तंत्र शास्त्र का एक विद्वान कमलशील कुछ समय बाद तिब्बत गया और वहां एक तिब्बती विद्वान को 7 साल में पराजित कर दिया। किसने? कमलशील ने। आगे देखते हैं, विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो महायान वाला तो आगे देखते हैं यहाँ पर, तो नालंदा जो है वो महायान का था और यहाँ पर जो है विक्रमशिला जो है तंत्रयान वज्रयान का था। अब देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय। तो गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र तट पर स्थित वल्लभी नालंदा विश्वविद्यालय के साथ विकसित हुआ। वह 7वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। गुणमती व स्थिरमती यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो गुणमती और स्थिरमती कहाँ के विद्वान थे? तो वो ये वल्लभी के विद्वान थे। ये नालंदा में भी रहे हैं और वे वल्लभी में 7वीं सदी में प्रमुख आचार्य थे। वल्लभी नगर की स्थापना मैत्रक वंशी भट्टार्क ने की थी। मैत्री वंशी शासक भट्टार्क ने की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम विहार का निर्माण मैत्रक वंशी ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री गद्दा ने करवाया था। तो वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम विहार का निर्माण मैत्रक वंशी ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री गद्दा ने करवाया था। वल्लभी हीनयान शिक्षा का केंद्र था। तो वल्लभी हीनयान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। वल्लभी के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। मतलब यहाँ से जो पढ़े लिखे विद्यार्थी निकलेंगे उनको प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। अंततः अरब आक्रमणकारियों ने वल्लभी विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुल कुंभ मेलों के 4 स्थान दिए गए हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, कुंभ मेले कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो नासिक हो गया, गोदावरी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। और हरिद्वार जो है गंगा नदी उत्तराखंड में उपस्थित है। प्रति तीसरे वर्ष कुंभ तथा 12 वर्ष बाद जो है महाकुंभ के मेले आयोजित होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।